हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टॉपर्स प्राइम चैनल में। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं जनरल अवेयरनेस के कुछ और क्वेश्चंस, ठीक है, जो कि हमारे डीएसएसबी एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये जो पेपर हुए थे ये नवंबर 2023 में हुए थे। ओके, एक और चीज़ मैं बता देती हूँ कि जो हम पेपर डिस्कस करते हैं यहाँ पे, जो भी क्वेश्चन डिस्कस करते हैं सिलेक्शन बैच में, ठीक है, वो ऑनलाइन एग्जाम्स में पूछे गए हैं। मीन्स जो भी चाहे वो दिल्ली पुलिस के एग्जाम होते हैं ऑनलाइन, चाहे एसएससी के होते हैं, चाहे डीएसएसबी के होते हैं, सभी के एग्जाम्स में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सब जो है डिस्कस किए जाते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ डीएसएसबी एग्जाम में पूछे हुए नहीं है, क्योंकि डीएसएसबी में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए थे वो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो अदर एग्जाम हुए हैं 2018 से लेकर 2023 तक, ठीक है, क्योंकि आपको पता है अब जो है ज़्यादातर एग्जाम ऑनलाइन होते हैं, और स्पेशली अगर मैं बात करूँ एसएससी है या दिल्ली पुलिस के जो एग्जाम हैं वो सारे के सारे ऑनलाइन ही होते हैं, और वहीं से जो है ज़्यादातर क्वेश्चंस हमारे रिपीट होते हैं डीएसएसबी एग्जाम में, ठीक है। तो इसीलिए जो है उन क्वेश्चंस की ये क्लासेस जो है आपको दी जा रही हैं, ठीक। तो आज जो हम पेपर डिस्कस करेंगे ये नवंबर में हुए थे, नवंबर 2023, यानी कि आप बात करेंगे तो बिल्कुल 2023 के लास्ट में। तो यहाँ पे जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं पेपर, बेशक, ठीक है, ये 2023 के जो है पेपर है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो सारे क्वेश्चन अगर हम करेंगे तो कुछ ना कुछ हमें यहाँ से सीखने को मिलेगा, और क्वेश्चन रिपीट होने के भी चांसेस यहाँ से बनते हैं। ओके, तो शुरुआत करते हैं, देखिए क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा सस्य भूमि पारिस्थितिक तंत्र के संबंध में सही है। ओके, सस्य भूमि पारिस्थितिक तंत्र मतलब क्या होता है इसका? क्रॉपलैंड इकोसिस्टम, ठीक है। किसकी बात हो रही है यहाँ पे? क्रॉपलैंड इकोसिस्टम। क्रॉपलैंड मतलब सस्य भूमि, इकोसिस्टम मतलब पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में सही है। सबसे पहली चीज इसने जो कही है वो क्या कही है कि सस्य भूमि एक मानव निर्मित पारिस्थितिक तंत्र है। मींस कि क्रॉपलैंड क्या है? एक मैन मेड इकोसिस्टम है। तो ऑब्वियस है, क्रॉपलैंड की बात हो रही है तो वो कैसा है? मैन मेड ही है, ठीक है। तो ये पॉइंट सही हो जाएगा। ओके, सेकेंड पॉइंट में क्या कहता है कि जो सस्य भूमि पारिस्थितिक तंत्र है, मींस क्रॉपलैंड इकोसिस्टम में बहुत कम आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। ओके, बहुत कम जो है आनुवंशिक विविधता पाई जाती है। तो ये वाला जो पॉइंट है ये भी क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर यहाँ पे दोनों जो है वो सही होंगे। ओके, ठीक। बहुत कम मतलब आनुवंशिकता विविधता मतलब आप इसको क्या बोल सकते हो? जेनेटिक डाइवर्सिटी, ठीक है। इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? जो जेनेटिक डाइवर्सिटी होती है वो क्या होती है? कम होती है, लिटिल होती है। किसमें? क्रॉपलैंड इकोसिस्टम में, ठीक है। तो दोनों ही पॉइंट बिल्कुल यहाँ पे सही गिवन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सिद्धि धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य के रूप में किया जाता है? ओके, तो ये नृत्य पूछ लिया है, कौन सा है? सिद्धि धमाल। एक नाम यहाँ पे दे दिया है, सिद्धि धमाल। वैसे अगर हम बात करें तो धमाल नृत्य जो है ये हरियाणा का जो है लोक नृत्य है, ठीक है। धमाल नृत्य की जो उत्पत्ति वो महाभारत के दिनों में जो है मानी जाती है। ओके, बट यहाँ पे इन्होंने सिद्धि धमाल ऐड किया है। ओके, सिर्फ धमाल नहीं है, सिद्धि धमाल है, ये आपको याद रखना है। ये गुजरात के सिद्धि समुदाय के द्वारा जो है किया जाता है। ओके, तो गुजरात यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक, ठीक है। मेनली अगर हम देखें तो ये गुजरात के आदिवासी समुदाय के द्वारा किया जाता है, बट इनमें से कुछ जो लोग हैं वो कर्नाटक, गोवा और महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में भी जो है रहते हैं सिद्धि समुदाय के जो हैं, ठीक है। बट आपको अगर आता है क्वेश्चन तो गुजरात ही याद रखना है। सिर्फ धमाल अगर पूछा जाता है तो ये हरियाणा का लोक नृत्य हो जाएगा, और अगर सिद्धि धमाल की बात हो रही है तो गुजरात का हो जाएगा। दोनों याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा आरबीआई पंजीकृत एनबीएफसी एमएफआई है जो ग्रामीण के संयुक्त देयता समूह उधार मॉडल पर काम करता है? ओके, इनमें से कौन सा एनबीएफसी एमएफआई है? ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड और फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस हो जाएगा ये, ठीक। ओके, इस का जो काम है वो क्या है? वो है समाज के जो आर्थिक और सामाजिक रूप से जो वंचित वर्ग हैं उनमें जो भी महिला उद्यमी होती है उनको फाइनेंशियल सर्विस जो है ये देता है, ठीक है। तो
ये आपको याद रखना है। ओके, इसकी फुल फॉर्म भी जो है आपसे पूछी जा सकती है। तो NBFC, एन से मतलब क्या होगा, नॉन, और बी से होगा बैंकिंग, तो नॉन बैंकिंग। एफ से क्या बनेगा, फाइनेंस, क्योंकि ये फाइनेंस का काम कर रहा है, तो फाइनेंस कंपनी, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। MFI होगा माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन। ठीक, तो जो ग्रामीण के संयुक्त देयता समूह आधार मॉडल पर काम करता है तो वो हो जाएगा फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड। तो फर्स्ट ऑप्शन इसका सही रहेगा। चलिए अगला देखिए, इसमें क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं। इनमें से पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य बताने हैं। तो इसमें से जो पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्य हैं वो है क्या, विकास है, आधुनिकीकरण भी है, क्षमता भी है और आत्मनिर्भरता भी है। ठीक है, ओके, तो ये आपको इसमें याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए नेक्स्ट है, इनमें से कौन सी नोबेल गैस नहीं है। ओके, नोबेल गैस मतलब जो उत्कृष्ट गैस नहीं है। तो 6 नोबेल गैस हैं। ठीक है, टोटल कितनी नोबेल गैसेस हैं, 6 नोबेल गैसेस हैं। ओके, तो इनमें से कौन कौन सी हैं, नियोन है, आर्गन है, हीलियम है। ठीक है, और कौन सी होती है, क्रिप्टॉन होती है। कौन सी होती है, क्रिप्टॉन होती है, KR से जिसको करते हैं। ओके, एक रेडॉन होती है, RN। ओके, एक जिनॉन होती है, XC। ठीक, तो ये टोटल 6 जो है नोबेल गैसेस होती हैं। नाइट्रोजन जो है वो एक नोबेल गैस नहीं है, तो फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय जल मार्ग 10 किस राज्य में स्थित है। ओके, राष्ट्रीय जल मार्ग 10 की बात की जा रही है यहाँ पे। ये कहाँ पे है, ये है महाराष्ट्र में। अब ये भी पूछ सकता है कि ये किस नदी पर स्थित है, तो ये अंबा नदी पर स्थित है। ठीक है, कौन सी नदी पर स्थित है, अंबा नदी पर ये स्थित है। ठीक, 11 जो जलमार्ग है वो भी महाराष्ट्र में ही है। ऐसे ही राष्ट्रीय जलमार्ग 12 पूछा जाए तो वो यूपी में रहेगा। वो कहाँ पे हो जाएगा, यूपी में होगा। 13 जो है ये केरल और तमिलनाडु में है। तो बस ये इतना याद रखिएगा। नेक्स्ट है, इब्न बतूता की यात्रा पुस्तक जिसे रिहला कहा जाता है मूल रूप से किस भाषा में लिखी गई थी। देखिए बहुत बार तो ये भी क्वेश्चन आता है कि इब्न बतूता की पुस्तक कौन सी है, तो वो है रिहला, ये याद रखना है। फिर क्वेश्चन है कि किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये अरबी भाषा में लिखी गई थी। ये इनका क्या था, यात्रा वृत्तांत था। ठीक है, मीन्स भारत जब ये आया था तो भारत में क्या सामाजिक स्थिति है, सांस्कृतिक जीवन के जो विषय थे उनसे रिलेटेड जो भी जानकारियाँ थी वो इसमें लिखी गई हैं। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है। ओके, किस अधिनियम के द्वारा सरकार प्रतिबंधात्मक व्यापार पर रोक लगाती है, तो ये अधिनियम है MRTP अधिनियम। ठीक है, MRTP अधिनियम के द्वारा जो है सरकार क्या लगाती है, जो प्रतिबंधात्मक व्यापार है उस पर रोक लगाती है। ठीक है, इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछ सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, MRTP, मोनोपोलीज एंड रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस। ठीक है, मोनोपोली, M से मोनोपोली बनेगा, R से रेस्ट्रिक्टिव बनेगा, ट्रेड बनेगा और प्रैक्टिसेस एक्ट, ये हो जाएगा। 1991 में जो है ये लॉ जो था आया था, 1991 नहीं 1969 में। ठीक है, नहीं अलग अलग बार आए थे, चलो वो कोई नहीं है। ओके, वैसे एक्ट अगर हम पास देखिए तो 1969 में हुआ था, मतलब पास हुआ था, बट ये इफेक्टिव हुआ था कब से, 1970 से। तो ये रहेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, इंपॉर्टेंट है, निम्नलिखित में से किस राज्य ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स के 4थे संस्करण की मेजबानी की। ये सारे जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 4th और 5th, ये मैं करंट अफेयर में आपको करा चुकी हूँ। जो 2024 में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके साथ साथ मैंने आपको कंसेप्ट कराए हैं। जिसने नहीं देखे वो वीडियो ज़रूर देखें, उसमें मैंने 4th
कहाँ पे हुआ, कौन फर्स्ट रहा, कौन सेकंड रहा, थर्ड रहा, ये भी मैंने कराया है। 5th के खेलो इंडिया यूथ गेम हो चुके हैं, उससे जो क्वेश्चन आए थे वो हमने डिस्कस किए हैं, तो वो जाके वीडियो ज़रूर देखें। ओके, तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स के चौथे संस्करण का जो आयोजन था ये हरियाणा में हुआ था। ठीक है, कहाँ पे हुआ था, हरियाणा में। और हरियाणा में कहाँ पर इसका आयोजन किया गया, पंचकुला में जो था इसका आयोजन किया गया था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इससे पहले वाली अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो खेलो इंडिया यूथ गेम हुआ था ये कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। दूसरा पुणे में हुआ था और तीसरा गुवाहाटी में हुआ था। ठीक है, इसमें हुआ था। और पांचवा जो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण है वो कहाँ पे हुआ है ये आपको बताना है। मैं आपको करवा चुकी हूँ ये। ठीक है, कौन फर्स्ट रहा, कौन सेकंड रहा, ये भी मैंने आपको बताया है। ठीक, और चौथे जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुए थे इसमें ये भी याद रखना जो फर्स्ट नंबर पर रहा था वो कौन सा रहा था, कौन सी स्टेट रही थी, हरियाणा ही रहा था। ठीक है, हरियाणा में ही आयोजन हुआ था और पहले नंबर पर कौन रहा था, हरियाणा ही रहा था। दूसरे नंबर पर था महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर था कर्नाटका। ठीक है, 5वें खेलो इंडिया यूथ गेम्स की बात करें तो इस बार जब 2023 में ये गेम्स हुए तो पहले नंबर पर रहा महाराष्ट्र। ठीक है, दूसरे पर रहा हरियाणा और तीसरे पर रहा मध्य प्रदेश। ठीक है, ये भी मैं बता देती हूँ कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो 5वां संस्करण था इसका आयोजन इस बार मतलब 2023 में ये भोपाल में हुआ था, मध्य प्रदेश में। ठीक है, और मध्य प्रदेश जहाँ पर मतलब आयोजन था वो 3rd पोजीशन पर रहा है और महाराष्ट्र और हरियाणा पहले और दूसरे पर रहे हैं। ये चौथे में इस तरीके से याद रखना है कि हरियाणा महाराष्ट्र है और 5वें में महाराष्ट्र पहले पर और हरियाणा दूसरे पर है। ठीक है, तो ये आपको याद रखनी इनकी पोजीशन। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन है, IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 की मेजबानी किस देश ने की है, ये क्वेश्चन पूछा गया। ठीक है, तो इसकी जो मेजबानी है वो की है भारत ने और भारत में ये कहाँ पर हुए, नई दिल्ली में। ये जो गेम्स हैं विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप है ये भारत में कहाँ पर हुई, नई दिल्ली में हुई। तो नई दिल्ली भी आपको याद रखना है क्योंकि एक एग्जाम में यहीं पर ये पूछ लिया गया था कि किस राज्य में हुई थी। ठीक है, तो नई दिल्ली ये आपको पता होना चाहिए। मतलब सेम क्वेश्चन जो है वो वहाँ पर देश ना देकर राज्य दिया गया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन इसमें आपको याद रखना है। और इसके जो ब्रांड एम्बेसडर थे इस चैंपियनशिप के वो कौन थे, MC मैरी कॉम थी और बॉलीवुड अभिनेता फरहान अख्तर थे। ठीक है, और भारत की तरफ से जो है चार गोल्ड मेडल जो थे आए थे, किस किसने लिया है, एक है एक मेडल जो जीता है वो जीता है स्वीटी बुरा ने। गोल्ड मेडल ही आए हैं, चारों गोल्ड मेडल हैं। तो स्वीटी बुरा है, ठीक है, नीतू घनघस है, नीतू घनघस, और एक और नाम है निखत जरीन, और जो चौथा नाम है वो है यूलोवलिना बोर्गोहेन। ठीक है, भारत की तरफ से ये 4 जो हैं गोल्ड मेडल है। ठीक, तो किस किस ने जीते नाम आपको पता होने चाहिए IBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आग्नेय चट्टान का उदाहरण है। आग्नेय चट्टान का उदाहरण पूछा इसने, चर्ट, रायोलाइट, संगुटिकाशम, संकणोकाशम, यहाँ पे नाम भी दिए गए हैं इसमें, कॉन्ग्लोमेरेट, बर्शिया। ठीक है, तो जो आग्नेय चट्टान का उदाहरण है वो हो जाएगा रायोलाइट। ठीक है, रायोलाइट जो है ये आग्नेय चट्टान का उदाहरण होगा। और भी जो है बहुत सारे आग्नेय चट्टान के उदाहरण आते हैं। आग्नेय चट्टान का जो निर्माण है वो किस तरीके से होता है, पृथ्वी के जब अंदर से जो मैग्मा और लावा आता है, ओके, उन्हीं से जो है जो आग्नेय चट्टान है वो बनती है। ठीक है, इसमें अलग अलग एग्जाम्पल आते हैं आग्नेय चट्टानों में, जैसे ग्रेनाइट। ठीक है, ग्रेनाइट हो गया, पैगमाटाइट हो गया, बेसाल्ट, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट बेसाल्ट। ठीक है, ये भी किसके उदाहरण है, आग्नेय चट्टानों के उदाहरण है।
ठीक है। तो रायोलाइट भी जो है क्या है, अग्नि चट्टान का उदाहरण है, और बाकी ये मैंने तीनों आपको बता दिए हैं। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अनंत आर कृष्णन एक प्रसिद्ध वादक हैं। तो ये है प्रसिद्ध मृदंगम वादम। कौन हो जाएंगे? मृदंगम वादम जो है ये आ जाएंगे। ठीक, ठीक है। कई जगह पे आपको यहाँ पे तबला वादक भी मिल सकता है, ठीक है, क्योंकि ये तबला वादक भी हैं। देखिए मृदंगम एक्चुअली होता क्या है, जो कीर्तन में जो वो ढपली आपने देखी है, एक तरफ से कम पतली होती है और एक तरफ से ज़्यादा होती है, ठीक है, तो उसी को मृदंगम बोला जाता है। ठीक, कर्नाटक संगीत में जो है ये यंत्र यूज़ किया जाता है। इसको मृदंगम भी कहते हैं, मृदंग खोल भी कहते हैं। गांव में लोग जो है कीर्तन में इसका यूज़ करते हैं, उसी को मृदंगम बोला जाता है। ठीक है, तो ये याद रखना है। चलिए, कितने आयु वर्ग के बच्चों को शैक्षिक अवसर प्रदान करना माता पिता का मौलिक कर्तव्य है? ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 6 से 14 वर्ष के बच्चों को जो है शैक्षिक अवसर प्रदान कराना, ये क्या है? माता पिता का मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, ओके, चलिए। और ये उसमें जोड़ा गया था ना, जब मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था, कौन से संशोधन के द्वारा? 42वें संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया था, और तब 10 मौलिक अधिकार थे। ठीक है, ये जो मौलिक अधिकार था कि जो पेरेंट्स हैं वो शैक्षिक अवसर जो प्रदान करने हैं बच्चों को, ये था 11वां मौलिक अधिकार। ठीक है, कौन सा था? 11वां मौलिक अधिकार था ये। ठीक है, जिसको बाद में अमेंडमेंट करके जोड़ा गया था। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। 1939 में फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की थी? पहले तो ये याद रखिए फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब हुई। तो 1939 में जो थी फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना हुई थी। किसने की थी? सुभाष चंद्र बोस ने जो है फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने जो है क्या किया था? जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे, ठीक है, उनकी अध्यक्षता की थी। 2 अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने की। एक था हरिपुरा अधिवेशन, हरिपुरा, और दूसरा जो अधिवेशन था वो था त्रिपुरी अधिवेशन। हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने 1938 में की थी, और त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्षता इन्होंने 1939 में की थी। ठीक है, और इनका फिर जो है गांधी जी के साथ कोई मतभेद हो गया था, तो त्रिपुरी अधिवेशन के में जो इन्होंने क्या कर दिया था, मतलब त्रिपुरी से इस्तीफा जो था इन्होंने दे दिया था। ठीक है, तो कलकत्ता में जो है इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। कहाँ पर की थी? कलकत्ता में। कब की थी? 1939 में की थी। ओके, 1943 सुभाष चंद्र बोस ने एक और चीज़ की जो है कमान संभाली थी, तो वो थी आज़ाद हिंद फौज की कमान संभाली थी। कहाँ पे? सिंगापुर में। ठीक है, याद रखना है, सिंगापुर में जो है इन्होंने आज़ाद हिंद फौज की कमान जो थी संभाली थी 1943 में। ओके, एक जो नारा इनका दिया जाता है, पूछा जाता है, तो दिल्ली चलो, जय हिंद, ये जो है इन्होंने नारे दिए थे। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस ही थे जिन्होंने महात्मा गांधी को क्या कहा था? राष्ट्रपिता से जो है संबोधित किया था। सुभाष चंद्र बोस की आत्मकथा पूछ ली जाती है, तो द इंडियन जो है क्या है? इनकी ऑटोबायोग्राफी है। किसकी? सुभाष चंद्र बोस की। तो सारे पॉइंट्स मैंने आपको इसमें बता दिए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना किसके आधार पर की जाती है? देखिए क्या पूछा है, वर्तमान कीमतों पर राष्ट्रीय आय की गणना किसके आधार पर की जाती है? तो वो हो जाएगी प्रचलित कीमतों के आधार पर। ठीक है, एक और क्वेश्चन आता है यहीं से कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना कौन करता है? देखो गणना किस आधार पर की जाती है? तो प्रचलित कीमतों के आधार पर, लेकिन इस गणना को करता कौन है? तो वो करता है एनएसओ। ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, मींस राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय के द्वारा जो है भारतीय राष्ट्रीय आय की जनगणना जो है की जाती है। ठीक है,
ओके। और 3 विधि मैंने आपको बता रखी है राष्ट्रीय आय की गणना के लिए कौन कौन सी आती है। एक होती है उत्पाद विधि, प्रोडक्ट मेथड, एक आय विधि होती है जिसको बोलते हैं इनकम मेथड, और तीसरी उपभोग विधि यानी कि एक्सपेंडिचर मेथड। तो ये 3 विधियां हैं राष्ट्रीय आय की। पूछी जाती है राष्ट्रीय आय गणना की विधि कितनी है, तो 3 है। कौन कौन सी है, नाम याद रखना है। गणना किसके आधार पर की जाती है, तो प्रचलित कीमतों के आधार पर। इस गणना को करता कौन है, एनएसओ करता है, ठीक है, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन करता है। चलिए अगला देखिए, क्वेश्चन है भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधेयकों पर राज्यपाल की स्वीकृति से संबंधित है। विधेयकों पर, ओके, जो भी विधेयक जो कानून आते हैं उस पर किसकी, राज्यपाल की स्वीकृति जरूरी है। तो ये है आर्टिकल 200 में, 200 में है ये, ठीक है, अनुच्छेद 200 जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, राज्य की जो शक्ति है, कार्यकारी शक्ति, वो राज्यपाल में निहित होगी या भारत के लिए एक राज्यपाल होगा। ये किस आर्टिकल में है, ये है आर्टिकल 154 में, ठीक है, 154 में जो है इसका वर्णन मिलता है राज्यपाल के पद का। ओके। और एक और क्वेश्चन जो आता है कि राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है। तो राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, राज्यपाल के द्वारा ही की जाती है। और मंत्री परिषद, जो राज्य मंत्री परिषद होती है, उसके जो अन्य सदस्य होती हैं उनकी नियुक्ति भी कौन करता है, राज्यपाल करता है, लेकिन किसकी सलाह पर करता है, मुख्यमंत्री की सलाह पे करता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, इसमें 154 में जो है ना वो है राज्य की कार्यपालिका शक्ति, लेकिन भारत राज्य का एक राज्यपाल होगा, मतलब राज्य में एक राज्यपाल होगा। जो परिभाषा है राज्य की वो आपको आर्टिकल 152 में मिलेगी, ठीक है। ये आप कैसे याद रख सकते हैं, देखो 52, अगर हम देश का पहला जो व्यक्ति मानते हैं, जो कार्यकारी शक्तियां होती हैं, वास्तविक शक्तियां तो प्रधानमंत्री के पास होती है, ठीक है, मतलब जो असल में पावर होती है। बट अगर वैसे देखें तो जो पहला व्यक्ति माना जाता है देश का, ठीक है, वो कौन होता है, राष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति का जो उल्लेख है, राष्ट्रपति होगा भारत का, ये किसमें है, आर्टिकल 52। और राज्य में कौन होता है, राष्ट्रपति की जैसे ही जिसके कार्य होते हैं वो होता है राज्यपाल। तो उसके लिए कौन सा है, आर्टिकल 152, 52 से 152, ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये आपको पता चल जाएगा। तो परिभाषा इसमें गिवन है, ठीक है, इसमें क्या है, परिभाषा गिवन है। फिर आर्टिकल 153 आता है जिसमें क्या होगा, राज्यों में क्या होंगे, राज्यपाल होंगे, राज्यों के राज्यपाल, ये आर्टिकल 153 में। इसमें सिर्फ परिभाषा है, देखिए 52 से 152 यहाँ से राज्यपाल से संबंधित अनुच्छेद है ये सारे, ठीक है। तो 52 से 152 परिभाषा मिलेगी, डेफिनेशन मिलेगी। 153 में कि राज्यों में क्या होंगे, राज्यपाल होंगे। अनुच्छेद 154 आता है जिसमें कि राज्यपाल की क्या है, कार्यपालिका शक्ति बताई गई है, ठीक है। अनुच्छेद 155 है जिसमें राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में बताया गया, किस तरीके से राज्यपाल को नियुक्त किया जाएगा। और 156 में राज्यपाल का कार्यकाल कितना होगा ये बताया गया है, ठीक। तो ये याद रखना है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में वर्ष में सर्वाधिक वर्षा होती है। ओके, सबसे ज्यादा वर्षा जोधपुर, चेन्नई, नागपुर या शिलोंग। वैसे अगर हम देखें तो मासिनराम में होती है सबसे ज्यादा, ठीक है, चेरापूंजी में। बट यहाँ पे इन 4 ऑप्शंस में अगर हम देखें तो सबसे ज्यादा वर्षा इन 4 ऑप्शन में कहाँ पे होती है, शिलोंग में होती है, ठीक है, ठीक। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पे होती है, मासिनराम में होती है, मेघालय में। चलिए ओके, अगला क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना किस वर्ष में शुरू की गई थी। तो ये जो योजना है PMGKY, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना, ये शुरू की गई थी 2016 में, 17 दिसंबर 2016 में ये योजना जो थी किस मंत्रालय के द्वारा लागू की गई थी, वित्त मंत्रालय के द्वारा ये योजना लागू की गई थी, ठीक है। वित्त मंत्रालय याद रखना है, कई बार पूछ लिया जाता है कि कौन से मंत्रालय के द्वारा जो था इसको जारी किया गया था, ठीक है। ओके, ये योजना क्या थी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। इसमें क्या था कि 80 करोड़ से अधिक लोगों को जो है हर माह, प्रति माह जो है क्या दिया जाता है, 5 किलो मुफ्त गेहूं और चावल
ओके। और 1 किलो साबुत चना जो है दिया जाता है इस योजना के तहत। कितने लोगों को? 80 करोड़ से भी अधिक लोगों को जो है ये दिया जाता है। ठीक, तो ये योजना इससे रिलेटेड हो जाएगी, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस वर्ष राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए रोलेट एक्ट पारित किया गया था? रोलेट एक्ट आया था 1919 में। 1919 में जो था रोलेट एक्ट को पारित किया गया था। और किस लिए पारित किया गया था? राजनीतिक हिंसा को दबाने के लिए। ठीक, और 1919 एक और चीज आपको याद होगी, इसी रोलेट एक्ट ने जो है 1919 के जलियांवाला बाग हत्याकांड जो था उसको भी जो था जन्म दिया था। मतलब इसी की वजह से जो है ये जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, जहाँ पे बहुत सारे लोग जो थे मारे गए थे। मेन जो उसका वो था, किसकी वजह से, किसने जो है गोली चलाने का आदेश दिया था? जनरल डायर ने। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, भोजन के किस भाग से सोच बनकर निकलता है? तो किस भाग से सोच बनकर निकलता है? तो ये हो जाएगा अप्रयुक्त भोजन से। ठीक है, नेक्स्ट है, बहुचर्चित अंग्रेजी उपन्यास एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड निम्नलिखित में से किस लेखक ने लिखा था? तो ये लिखा है लुइस कैरोल ने। ठीक है, ओके। अगला देखिए, गैर कॉरपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यमों को 10 लाख रुपए तक का ऋण प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा 8 अप्रैल 2015 को आरंभ की गई योजना की पहचान कीजिए। ओके, किसके लिए है ये? गैर कॉरपोरेट गैर कृषि लघु सूक्ष्म उद्यम, इनको ऋण देने से रिलेटेड है। तो इनके लिए थे प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, PMMY योजना थी ये, प्रधानमंत्री मुद्रा योजना। ठीक है, और इसकी शुरुआत हुई थी कब? 8 अप्रैल 2015 को। ओके, चलिए, निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री कौन था जब नई आर्थिक नीति के भाग के रूप में वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की गई थी? तो जब नई आर्थिक नीति आई थी उस वक्त कौन था? प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव थी, PV नरसिम्हा राव। ठीक है, वैश्वीकरण नीति प्रस्तुत की थी। इसमें जो चीज़ें यूज की गई थी वो क्या थी? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, नई आर्थिक नीति के रूप में। ओके, क्या क्या था? उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण था। ठीक, चलिए, और ये एक क्वेश्चन ये भी आता है कि जो नई आर्थिक नीति थी वो कब पेश की गई थी? ठीक है, कब पेश की गई थी? वो 1991 में। और उस वक्त वित्त मंत्री कौन थे जिसने नई आर्थिक नीति को पेश किया था? डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह उस वक्त क्या थे? वित्त मंत्री थे। और 1991 की बात है जब ये नई आर्थिक नीति जो थी पेश की थी। ठीक है, और ये इसमें अगर हम 3 चीज़ें थी, एक था उदारीकरण, दूसरा था निजीकरण और तीसरा था वैश्वीकरण नीति। ठीक है, चलिए अगला यहाँ पे देखिए, इसमें जो है युग्म गलत बताना है। तो इसमें क्या जो लेड दिया है, यानी कि इसे क्या बताया गया? अ धातु बताया गया है, तो ये गलत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि लेड की अगर हम बात करें तो ये क्या होती है? मेटल होती है, ना कि नॉन मेटल। मेटल मतलब धातु होती है, ये अ धातु नहीं होती है। जिंक लोह धातु होती है, लोहा लोह धातु होती है, मतलब धातु होती है ये, और प्लैटिनम भी धातु होते हैं। ठीक है, तो ये तो तीनों सही हैं कि जिंक, लोहा और प्लैटिनम तीनों ही क्या है? धातु हैं। बट जो लेड होता है वो भी क्या होता है? धातु होता है, ना कि अधातु। इसीलिए ये वाला जो पेयर है वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? यूपी पर्यटन विभाग द्वारा जो आयोजित किया जाता है वो है ताज महोत्सव। हम्पी नृत्य महोत्सव तो देखो उधर कर्नाटक में होता है, विजयनगर में। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा ताज महोत्सव। ठीक है,
आगरा में जो है इसका आयोजन किया जाता है ताज महोत्सव का। और भी जो है बहुत सारे उत्तर प्रदेश में जो है विभाजित किए जाते हैं, जैसे एक गंगा महोत्सव है, ये भी उत्तर प्रदेश में ही वाराणसी में आयोजन किया जाता है इसका। ठीक है, जो ताज महोत्सव है इसका आयोजन किया जाता है आगरा में। ठीक, एक आयुर्वेद महोत्सव और है, आयुर्वेद महोत्सव, इसका आयोजन भी यहीं पर होता है। और ये कहाँ पे होता है? ये झांसी में होता है। गंगा महोत्सव का आयोजन वाराणसी में होता है। ठीक है, एक शॉपिंग फेस्टिवल भी मनाया जाता है जो कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में मनाया जाता है। ठीक, एक कजरी महोत्सव भी सेलिब्रेट किया जाता है यूपी में ही, ये मिर्ज़ापुर में आयोजित किया जाता है कजरी महोत्सव। ठीक है, तो सारे जो है यूपी के जितने भी थे जो पर्यटन विभाग द्वारा आयोजित किए जाते हैं अलग अलग जगह पे, वो सारे मैंने आपको बता दिए हैं। ठीक, चलिए ओके, यहाँ पे बताना है, इनको मैच करना है कि प्रोड्यूसर कौन है, मतलब जो उत्पादक है वो क्या है, कौन है, प्राइमरी कंज्यूमर क्या कौन से हैं, मतलब प्राथमिक उत्पादक। ठीक है, फिर द्वितीयक कौन है और डीकम्पोजर कौन है। तो देखिए सबसे पहले आती है प्रोड्यूसर। प्रोड्यूसर्स कौन से होते हैं, उत्पादक कौन से होते हैं? ठीक है, वो होते हैं जो हरे हरे पौधे होते हैं, वो ग्रीन प्लांट्स। तो ए का रहेगा बी। ठीक है, जो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे जो इन्हें खाएंगे, मतलब जो ग्रीन प्लांट्स को खाते हैं। ठीक है, तो उनमें कौन आ जाएगा? रैबिट। ठीक, फिर सेकेंडरी आती है द्वितीयक में आ जाएगी फॉक्स, और डीकम्पोजर कौन से होते हैं? बैक्टीरिया एंड फंगस होते हैं। ठीक, तो यहाँ पे सेकेंड ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए ओके, अगला देखिए, टोक्यो ओलंपिक 2021 में भारत के लिए पहला पदक किसने जीता? तो पहला पदक टोक्यो ओलंपिक में ये मीराबाई चानू ने जीता था। ठीक है, सबसे पहले तो याद रखो कि टोक्यो ओलंपिक कहाँ मतलब कब हुआ था? ये जो पिछले वाला ओलंपिक था ये टोक्यो में हुआ था। ठीक है, वैसे ये आयोजन 2020 में हुआ था, ना कि 2021 में, क्योंकि 2020 में हुआ था तभी जो है इस बार जो ओलंपिक होंगे वो 2024 में होंगे, क्योंकि 4 साल के उस पर होते हैं। ठीक है, चलो वो उससे लेना देना नहीं है। पिछली बार के ओलंपिक ही पूछा जाएगा आपसे, 2020 में जो हुए थे तो वो टोक्यो में हुए थे। ठीक है, अब इसमें भारत की पोजीशन देखते हैं। देखिए भारत ने इसमें 1 गोल्ड मेडल जीता था, 2 सिल्वर मेडल जीते थे, और 4 जो थे वो ब्रॉन्ज मेडल जीते थे, यानी कि कांस्य पदक जीते थे। टोटल जो है भारत ने कितने पदक जीते थे? 7 पदक जो थे इसमें हासिल किए थे। ठीक है, जो गोल्ड मेडल जीता था वो किसने जीता था? ये सबको पता होगा, नीरज चोपड़ा ने जो है गोल्ड मेडल जो था टोक्यो ओलंपिक में जीता था। ओके, और टोटल 7 हो गए हैं। और मीराबाई चानू ने जो है ये पहला पदक था वो मीराबाई चानू ने जो था जीता था। किसमें? भारोत्तोलन में। ठीक है, भारोत्तोलन में जो है मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता था? कांस्य पदक जो था जीता था, रजत पदक, सॉरी, मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता था? रजत, याद रखना है। ये पहला पदक भी इन्होंने जीता, और पहला पदक कौन सा जीता था? रजत पदक जीता था, ना कि कांस्य। रजत पदक आपको इसमें याद रखना है। ठीक है, उसके बाद लवलीना बोर्गोहेन ने जो है वेट लिफ्टिंग में कांस्य पदक जीता था। ठीक है, फिर हॉकी पुरुष टीम ने भी जो है कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तो इसमें 2 नाम तो आपको पता ही चल गए होंगे, लवलीना बोर्गोहेन, और दूसरा हॉकी टीम, इसमें भी जो है कांस्य पदक जो था इन्होंने जीता था। तो नीरज चोपड़ा ने जीता था ये। और इसके बाद मैं बात करूँ पीवी संधू की। ठीक है, तो इन्होंने क्या जीता था? कांस्य पदक। पीवी संधू ने भी क्या जीता? कांस्य पदक जीता था। रवि दहिया ने रजत पदक जीता था, और बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक। तो ये याद रखिए। देखिए 4 हो गया है, लवली बोर्गोहेन, हॉकी में पीवी संधू और बजरंग पुनिया, इन्होंने जो है क्या जीता? ब्रोंज मेडल, यानी कि 4 ब्रोंज मेडल होंगे। 2 सिल्वर मेडल, एक तो रवि दहिया का आया था, और दूसरा था मीराबाई चानू का, और 1 गोल्ड मेडल था जो कि नीरज चोपड़ा ने जीता था। ठीक है, तो टोटल जो है 7 पदक जो है टोक्यो ओलंपिक में बनते हैं। ये कंप्लीट इसमें मैंने आपको कवर करवा दिया है। अगर कोई क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, एनी बेसेंट डैश के प्रभाव में एक फैबियन समाजवादी थी। तो राइट आंसर हो जाएगा
जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्रभाव में एक फैबियन समाजवादी थे। ठीक, देखिए नेक्स्ट है, दिए गए स्मारकों में से कौन सा स्मारक कर्नाटक में स्थित नहीं है? तो इनमें से कौन सा है जो कर्नाटक में स्थित नहीं है, ये पूछा था। देखिए कौन कौन सा है यहाँ पे, कित्तूर किला, गोल गुंबज और होयसलेश्वर मंदिर, ये तीनों ही किसमें है? कर्नाटक में स्थित है। लेकिन पलक्कड़ किला जो है ये कर्नाटक में नहीं है। ये कहाँ पे है? पलक्कड़, ये केरला में है। ठीक है, पलक्कड़ जो किला है या फॉरेस्ट है ये केरला में है, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किस समूह में उच्चतम साक्षरता दर दर्ज की गई थी? तो देखो जहां पे केरल आ गया, केरल तो हम सभी को पता है, तो दो ऑप्शन तो वैसे ही कट होते हैं, लेकिन प्रॉब्लम आती है केरल पुदुचेरी या केरल लक्षद्वीप। तो ये हो जाएगा केरल लक्षद्वीप, क्योंकि केरल की जो साक्षरता दर थी वो थी 94% और लक्षद्वीप की थी 91.8। ठीक है, 91.8। आगे फिर मिजोरम की 91.3 थी। ठीक है, तो पुडुचेरी की तो और कम थी इससे। ठीक, तो केरल और लक्षद्वीप जो है इसके सही रहेंगे। गोवा की 88.7 समथिंग थी। ठीक, तो इसलिए गोवा भी नहीं होगा। और बस इतना याद रखिएगा। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से किस भारतीय ओलंपियन ने प्लेइंग टू विन शीर्षक की आत्मकथा लिखी है? प्लेइंग टू विन, तो ये किसने लिखी है? साइना नेहवाल की है ये बुक, प्लेइंग टू विन। ठीक है, बैडमिंटन खिलाड़ी हैं, मतलब किस खेल से संबंधित है ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो ये कौन है? बैडमिंटन खिलाड़ी है। ठीक, चलिए ओके। और भी उसमें ऑप्शन नहीं इसमें नहीं है। देखो एक दो मैं बता देती हूँ जिसकी पूछी जाती है, जैसे अनब्रेकेबल एक पूछी जाती है। अनब्रेकेबल ये किसकी है? मैरी कॉम की बुक है, MC मैरी कॉम की ये बुक है अनब्रेकेबल। ठीक है, एक आती है एस अगेंस्ट ऑड्स, एस अगेंस्ट ऑड्स, ये बुक है सानिया मिर्जा की। आजकल सानिया मिर्जा सुर्खियों में है, तो मे भी इनकी बुक आपसे पूछी जा सकती है, तो ये आपको याद रखनी है। ठीक है, एक आती है द टेस्ट ऑफ माई लाइफ फ्रॉम क्रिकेट टू कैंसर एंड बैक। तो आप सभी को पता है क्रिकेट में कैंसर जब किसको हुआ था? तो युवराज सिंह को हुआ था, तो युवराज की आत्मकथा है। ठीक है, द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। एक वाइड एंगल बुक है, वाइड एंगल जो बुक है ये अनिल कुंबले की है। ठीक है, अनिल कुंबले की है ये बुक, क्रिकेट है, क्रिकेटर रहे हैं अनिल कुंबले। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट है, उस्ताद अल्लाह रखा, साबिर खान, पंडित किशन महाराज और पंडित ज्ञान प्रकाश घोष का किस वाद्य यंत्र से संबंध है? तो स्टैटिक जीके में हमने पढ़ा था ये वाला टॉपिक, और उसमें मैंने आपको ये बताए भी थे नाम। ठीक है, तो जाकिर, उस्ताद अल्लाह रखा ये संबंधित हो जाएंगे किससे? तबला वादक हैं ये। ठीक है, उस्ताद अल्लाह रखा खान पूछा जाए, शाबिर खान पूछा जाए, पंडित किशन महाराज पूछा है, ज्ञान प्रकाश घोष पूछा जाए, तो ये है तबला वादक। ठीक, चलिए शहनाई में एक नाम जो आपको याद आता है, जो पूछा जाता है, बिस्मिल्लाह खान। बिस्मिल्लाह खान, एक अली अहमद, ये दो नाम जो है शहनाई वादक हैं ये दोनों ही। ठीक है, एक बांसुरी का और पूछा जाता है, बांसुरी। बांसुरी में जो नाम आता है वो आता है हरिप्रसाद चौरसिया का, हरिप्रसाद चौरसिया का। ठीक है, याद रखना है आपको। एक सरोद वादक और पूछे जाते हैं, तो सरोद वादक हैं अमजद अली खान, अमजद अली खान। ठीक है, ये बार बार एग्जाम में आते हैं नाम, तो ये आपको याद रखने हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, मगध साम्राज्य पर शासन करने वाले प्रथम राजवंश का नाम क्या था? ओके, मगध साम्राज्य पर प्रशासन करने वाले, तो वो था हर्यक वंश। हर्यक वंश का जो संस्थापक है वो कौन माना जाता है? बिंबसार माना जाता है।
कौन माना जाता है? बिंबसार। एक बिंदुसार था, बिंदुसार अलग है, ठीक है। ये नाम जो है वो है बिंबसार। बिंबसार के ही पुत्र हुए अजातशत्रु, जिसने अपने पिता को मारकर यानी कि बिंबसार को मारकर जो थी गद्दी पर वो बैठा था, तो वो था अजातशत्रु। और ये दोनों ही हर्यक वंश के राजा हुए हैं। और मगध साम्राज्य पर जिनका शासन सबसे पहले हुआ वो थे हर्यक वंश के ही राजा, ठीक है। चलिए, ओके। प्यादा निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है? प्यादा सभी को पता होगा, ये शतरंज से संबंधित है ये शब्द, ठीक है। नेक्स्ट है, भरतनाट्यम की उत्पत्ति निम्न में से किस राज्य से हुई है? भरतनाट्यम की उत्पत्ति तमिलनाडु से हुई है। ओके, इससे पीछे वाली वीडियो में आई थिंक मैंने कुचिपुड़ी को जो है कहाँ का शास्त्रीय नृत्य बता दिया, मे बी केरल का बता दिया, बट कुचिपुड़ी जो है ये आंध्र प्रदेश का है, ठीक है। क्योंकि केरल के दो शास्त्रीय नृत्य हैं, एक आता है मोहिनी अट्टम और दूसरा आता है कथकली, ठीक है। बाय मिस्टेक मैंने वहाँ पे बोला है कि कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का, सॉरी उसका केरला का है, बट कुचिपुड़ी जो है कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का है। और भरतनाट्यम जो है ये तेलंगाना का है, सॉरी तेलंगाना नहीं, तमिलनाडु का। भरतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा? तमिलनाडु का। एक क्वेश्चन यहाँ से आता है कि भारत का जो सबसे पुराना नृत्य है, सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य पूछा जाएगा तो वो भरतनाट्यम ही है। भरतनाट्यम को और किस नाम से जाना जाता है? सदिर नाम से भी जो है इसको जाना जाता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आपसे पूछ सकता है, सदिर, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन है, भारत से पहले किस देश ने नीति निर्माण उद्देश्यों के लिए पंचवर्षीय योजनाएं शुरू की थी? देखिए, भारत से पहले तो ये शुरू की थी सोवियत संघ ने, ठीक है। तो मतलब जो पंचवर्षीय योजनाओं की जो अवधारणा है वो पूछ सकता है कि कहाँ से ली गई है, किस देश के संविधान से ली गई है, तो वो सोवियत संघ से ली गई है, ठीक है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से क्या लिया गया है? संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है मौलिक कर्तव्य, सॉरी मौलिक अधिकार, मौलिक अधिकार मीन्स इसको क्या बोलेंगे? फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, इंग्लिश में बोलेंगे फंडामेंटल राइट जो हैं ये संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं और ये बार बार पूछे भी जाते हैं, ठीक है। एक और जो यहाँ पे आता है वो आता है प्रस्तावना। प्रस्तावना भी कहाँ से ली गई है? यूएसए के संविधान से ली गई है। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाया जाता है वो भी जो है इसी के संविधान से लिया गया है। न्यायिक समीक्षा, ठीक है, न्यायिक समीक्षा ये भी जो है कहाँ से ली गई है? यूएसए के संविधान से ली गई है, ओके। सोवियत संघ या आपको यहाँ पे यूएसएसआर मिल सकता है, कभी कभी आपको रूस मिल सकता है, तो तीनों नाम सेम ही है। और यहाँ से ली गई हैं क्या? पंचवर्षीय योजनाएं। और इसी यूएसएसआर और रूस के संविधान से और क्या लिया गया है? फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य को लिया गया है, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है, ओके। इसके बाद बात करें ग्रेट ब्रिटेन की या यूके की, तो जो सरकार का संसदीय स्वरूप है वो ग्रेट ब्रिटेन से लिया गया है। एकल नागरिकता यहीं के संविधान से ली गई है, ठीक है, तो याद रखिएगा ये, ठीक। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद ने 2002 के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम को मंजूरी दी थी जो डैश के आयु वर्ग के बच्चों के लिए प्रारंभिक शिक्षा का मौलिक अधिकार सुनिश्चित करते हैं। तो ऊपर मैंने आपको बताया था कि संशोधन करके जो है 11वें अधिकार को जोड़ा गया था और वो 11वां अधिकार था 6 से 14 वर्ष के बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार देना, ठीक है। तो ये हो जाएगा। वैसे ये सेम क्वेश्चन ऊपर भी पूछ लिया गया था कि ये क्या है, मौलिक अधिकार है ये, ठीक। बट यहाँ पे ये मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार में भी लिखा गया था ये और मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया था, याद रखना है। मौलिक कर्तव्य में भी जोड़ा गया था और मौलिक अधिकार में भी जोड़ा गया था ये चीज़, ठीक है। चलिए, मौलिक अधिकारों की बात हो रही है तो किस आर्टिकल में जुड़ा था ये? 21A में जुड़ा था ये, ठीक है, याद रखना। 21A में जो था इसको जोड़ा गया था, शामिल किया गया था। कब जोड़ा गया था? 86वां संशोधन। कब हुआ था 86वां संशोधन? 2002 में। इसी से 3 से 4 क्वेश्चन बनते हैं तो वो आपको पता होने चाहिए सारे फैक्ट्स फिर, ठीक। चलिए, क्वेश्चन अगला है, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को समय समय पर बैठक के लिए कौन बुलाता है? ओके, राज्य विधानमंडल के प्रत्येक सदन को, प्रत्येक सदन की बात हो रही है तो ये बुलाता है राज्यपाल, ठीक, तो राज्यपाल बुलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, महान कवि और मानवतावादी लेखक रविंद्रनाथ ठाकुर ने किस घटना के विरोध में अपनी नाइटहुड की उपाधि लौटा दी थी?
तो राइट आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण जो है रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी जो नाइटहुड की उपाधि थी वो लौटाई थी। और ये नाइटहुड की उपाधि से सम्मानित किसने किया था? यूके के, यूनाइटेड किंगडम के जो किंग जॉर्ज पंचम थे, किंग जॉर्ज पंचम ने जो था इनको ये उपाधि थी नाइटहुड की। और इस जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण रविंद्रनाथ ठाकुर ने अपनी ये उपाधि का त्याग जो था कर दिया था। ठीक है, तो याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा? देखिए, एक आर्टिकल 18 में अगर हम बात करते हैं तो आर्टिकल 18 में क्या कहा गया है? उपाधियों का अंत है। ठीक है, उपाधियों का अंत है, लेकिन ये पार्ट वाइज भी इसमें दिया गया, जैसे अनुच्छेद 18(1), 18(2), 18(4) और 18(3). ओके, 2 में क्या है कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से, ठीक है, किसी अन्य राष्ट्र से कोई उपाधि स्वीकार नहीं करेगा, तो ये 18(2) में है। ठीक है, ठीक है। आर्टिकल जो हमारा 18(1) है, इसमें क्या है कि जो कोई भी राज्य है वो सेना को जो है कोई भी विशेष जो उपाधि है वो नहीं दे सकता। यहाँ पे बात हो रही है राज्य की। ठीक है, कि राज्य के द्वारा जो है किसी भी सेना को कोई भी अकादमिक जो भी विशिष्टता है या उपाधि है वो नहीं दे सकता है। ठीक है, तो मतलब राज्य नहीं दे सकता है किसी भी उसको सैन्य या अकादमिक विशिष्टता से। आर्टिकल 18(2) क्या कहता है कि भारत का जो कोई भी नागरिक है, ठीक है, वो किसी विदेशी राज्य से, यानी कि किसी भी फॉरेन स्टेट उससे जो है क्या नहीं ले सकता है, फॉरेन स्टेट से उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। 18(3) क्या कहता है कि कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक है वो अगर राज्य के अधीन किसी भी पद पर है, अगर वो किसी भी पद पर है तो वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना जो है विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखो, कोई भी नागरिक की बात हो रही है। यहाँ पे अगर वो राज्य के अधीन किसी पद पर है, ठीक है, किस पर है, किसी लाभ या विश्वास के पद पर है, तब जो है वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी विदेशी राज्य से उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता है। 18(4) क्या है कि राज्य के अधीन जो है वो किसी भी पद पर है, लाभ या विश्वास के पद पर कोई भी जो व्यक्ति है वो राष्ट्रपति की सहमति के बिना किसी भी विदेशी राज्य से या उसके अधीन उपाधि तो ले ही नहीं सकता है, साथ में कोई उपहार भी नहीं ले सकता है। ठीक है, या कोई पद जो है वो स्वीकार नहीं कर सकता है। ठीक है, उपहार भी नहीं ले सकता है, उपाधि भी नहीं ले सकता है, कोई पद भी जो है स्वीकार नहीं कर सकता। तो ये सारी चीज़ें जो है 18(4) तक इसमें बताई गई है। ठीक, तो यहाँ पे जो पूछा था कि भारत का कोई भी नागरिक किसी अन्य राष्ट्र से, ठीक है, तो वो 18(2) में आ जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों और उनकी परिभाषा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत मिलान किया गया है? ओके, राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों से है ये। देखिए, सबसे पहले है रूपांतरण। यह सजा के एक रूप को हल्के रूप में बदलने को दर्शाता है, तो बिल्कुल ये राष्ट्रपति कर सकता है। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा यहाँ पे। अगला है राहत। यह उस सजा के स्थान पर कम सजा देने को दर्शाता है जो मूल रूप से दी गई है, तो बिल्कुल ये भी काम राष्ट्रपति की जो है न्यायिक शक्तियों में ही आता है। ठीक है, तीसरा है पर विलंबन। इसका अर्थ है कि सजा की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को कम करना। ठीक है, तो ये जो है यहाँ पे सही नहीं होगा। क्षमा या सजा और दोष सिद्धि दोनों को हटा देता है। बिल्कुल क्षमा प्रदान भी जो है राष्ट्रपति के द्वारा की जा सकती है, लेकिन पर विलंबन जो है वो सजा की प्रकृति को बदले बिना उसकी अवधि को कम नहीं किया जा सकता, तो ये राष्ट्रपति की न्यायिक शक्तियों में नहीं आता है। ठीक है, तो ये याद रखना आपको। जो सजा कम करने का प्रावधान है या राहत देने का प्रावधान है, ये है इसमें। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वैदिक काल में राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था? जो राजा के लिए धार्मिक अनुष्ठान करता था, कौन करता था? पुरोहित करता था। ठीक है, तो पुरोहित जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कुछ मामलों में कार्य, शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है? तो यहां पे बात की गई है कुछ मामलों में, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आर्टिकल 41 में है। ठीक है, फंडामेंटल ड्यूटीज आती है आर्टिकल 41 में। ठीक है, तो अनुच्छेद 41 में क्या है कि कुछ मामलों में
कार्य शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार से संबंधित है ये भारतीय संविधान का। तो ये इसमें फंडामेंटल ड्यूटीज कह रही, सॉरी मैं, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांतों में आता है ये, डायरेक्टिव प्रिंसिपल में। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है ये किस में आते हैं? देखो, सबसे पहले तो ये क्वेश्चन आता है कि जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल है, राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है, वो किस देश के संविधान से लिए गए हैं, ये पूछा जाता है। ठीक है, तो ये लिए गए हैं आयरलैंड के संविधान से। ठीक है, फिर आता है कि जो राज्य के नीति निदेशक सिद्धांत है वो मतलब किस आर्टिकल से लेकर और किस आर्टिकल तक है, ये भी आपसे पूछा जाता है। तो आर्टिकल 36 से लेकर आर्टिकल 51 तक क्या है? नीति निदेशक सिद्धांतों का उल्लेख है। ठीक है, तो अब इसमें जो ये दिया था कार्य शिक्षा और सार्वजनिक सहायता के अधिकार, ये हो जाएगा इसमें आर्टिकल 41 में। ठीक है, आर्टिकल 42 यहाँ पे मातृत्व राहत जो है इसमें दी गई है। ठीक है, मतलब राज्य जो है वो काम की जो है उचित और मानवीय स्थितियां सुनिश्चित करें। साथ में मातृत्व राहत जो है आर्टिकल 42 में दी गई है। आर्टिकल 43 में अगर हम बात करें तो ये जो श्रमिक होते हैं, लेबर होते हैं, उसको जो वेतन मिलता है उससे रिलेटेड है ये, कि उन्हें जो है योग्य वेतन दिया जाए ताकि उनका जो जीवन स्तर है वो क्या हो, सभ्य हो। तो सभ्य जीवन स्तर सुनिश्चित करने के लिए किसका? श्रमिकों का। ठीक है, तो उन्हें एक योग्य वेतन दिया जाए, तो वो आर्टिकल 43 में है। ठीक, आर्टिकल 44 सुर्खियों में भी है, कौन सा? समान नागरिक संहिता। समान नागरिक संहिता, बार बार आता है ये क्वेश्चन, तो ये आर्टिकल 44 में हो जाएगा। ठीक है, ओके, एक और आता है, एक आर्टिकल और बहुत आता है इसमें से डायरेक्टिव प्रिंसिपल में से, वो आता है आर्टिकल 40। आर्टिकल 40 जो है ये ग्राम पंचायतों को स्वशासन से रिलेटेड है, मतलब ग्राम पंचायतों से रिलेटेड अगर कुछ पूछा जाता है, ठीक है, नीति निर्देशक सिद्धांतों में से, ठीक है, तो वो आर्टिकल 40 में हो जाएगा। ठीक, तो ये और आपको याद रखना है। एक अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए भी पूछा जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए जो नीति निर्देशक सिद्धांत है वो किस आर्टिकल में है, तो वो आर्टिकल 51 में है। ठीक है, चलिए अगला देखिए। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन से शब्द 42वें संशोधन अधिनियम द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? 42वां संशोधन कब हुआ? सबसे पहला क्वेश्चन यही पूछा जाता है। तो 1976 में जो था ये संशोधन हुआ था। ठीक है, इसमें जो है एक वर्ड था भारत की प्रस्तावना में, प्रभुत्व संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य की जगह पर क्या वर्ड जोड़े गए थे? प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में वर्णित जो था किया गया था। ठीक है, तो क्या क्या वर्ड जुड़े थे? समाजवादी और धर्म निरपेक्ष या पंथ निरपेक्ष। ठीक है, समाजवादी और पंथ निरपेक्ष या धर्म निरपेक्ष वर्ड जो थे जोड़े गए थे 1976 में 42वें संशोधन के द्वारा। और इसी के द्वारा जो था फंडामेंटल ड्यूटीज को भी जोड़ा गया था। और ये 42वां संशोधन ही है जिसको क्या कहा जाता है? मिनी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन मतलब लघु संविधान। ये क्वेश्चन आ चुके हैं, तो लघु संविधान के नाम से किसे जाना जाता है? 42वें संशोधन को ही जाना जाता है। 1976 में ये जोड़ा गया था, ये भी याद रखना है। चलिए जी, अगला क्वेश्चन देखिए। निम्नलिखित में से किस भरतनाट्यम नृत्यक ने 2021 में प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार प्राप्त किया है? सबसे पहले तो याद रखिए भरतनाट्यम नृत्यक हैं ये चित्रा विश्वेश्वरन, जिन्हें 2021 में नाट्य कला निधि पुरस्कार जो है दिया गया है। ओके, पंडित बिरजू महाराज कथक डांसर है। ठीक है, कथक डांसर है। पद्मा सुब्रमण्यम की अगर हम बात करें तो ये भी क्या है? ओके सॉरी, ये भी जो है भरतनाट्यम ही नृत्य की ही हैं। भरतनाट्यम, एक सोनल मानसिंह आता है, वो भी भरतनाट्यम और ओडिसी नृत्य की है। ठीक है, ये मैंने करा रखा है वैसे टॉपिक आपको, और ये सारे नाम भी हमने उसमें पढ़े हैं, तो याद रखिएगा। चित्रा विश्वेश्वरन, जिन्हें नाट्य कला निधि पुरस्कार प्राप्त किया था। ओके, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान था जब दक्षिण भारत में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई थी? ओके, उस वक्त की बात की जा रही है जब बहमनी सल्तनत थी। बहमनी सल्तनत कब थी? 1347 से लेकर 1518।
ये दक्कन का एक इस्लामी राज्य था, बहमनी सल्तनत की अगर हम बात करें तो उस वक्त दिल्ली का जो सल्तनत था वो था महमूद बिन तुगलक। ठीक है, तो इस उसमें जो है कौन सा चल रहा था, तुगलक वंश जो था चल रहा था, क्योंकि सबसे पहले गुलाम वंश आता है। ठीक है, फिर खिलजी वंश आया था और तुगलक। तो 1300 का जो टाइम चल रहा था उस वक्त कौन सा वंश था, तुगलक वंश चल रहा था। तो ये मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। इसमें भी देखो चारों नाम दे रखे, बट यहाँ पे अगर हम बात करें बहमनी के टाइम का तो मोहम्मद बिन तुगलक यहाँ पे सही रहेगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य से संयुक्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य के लिए यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाने के द्वारा सल्यन कला बनाने के लिए जाना जाता था? तो राइट आंसर हो जाएगा उदय शंकर। ठीक है, दृक पंचांग के अनुसार महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? महाशिवरात्रि कब मनाई जाती है? हर साल जो है ये फाल्गुन महीने के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को मनाई जाती है। तो फाल्गुन के नहीं, माघ कृष्ण पक्ष। ओके, महाशिवरात्रि अभी गई है तो माघ का महीना रहेगा, सॉरी माघ कृष्ण पक्ष, नॉट फाल्गुन, माघ कृष्ण पक्ष और चतुर्दशी। ठीक है, याद रखिएगा। ओके, चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन उत्तर प्रदेश की निर्वाह फसल का उदाहरण है? निर्वाह, तो राइट आंसर हो जाएगा गेहूं। गेहूं जो है यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाती है। निर्वाह खेती होती क्या है? निर्वाह फसल का मतलब क्या होता है? मतलब जब किसान अपनी परिवार की ज़रूरतें पूरी करने के लिए जो फसल उगाते हैं उसे निर्वाह फसल या निर्वाह खेती कहा जाता है। निर्वाह कृषि जो है उसको कहा जाता है। ठीक है, तो गेहूं एक ऐसी फसल है जो कि अपना जीवन या अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए जो है यूपी में जो है उगाई जाती है। तो गेहूं जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, मोहनजोदड़ो के विशाल स्नानागार की खुदाई निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में की गई थी? तो कहां पर की गई थी? दुर्ग में। देखो एक क्वेश्चन तो ये आता है कि विशाल स्नानागार की खुदाई किस हड़प्पा स्थल से की गई? तो मोहनजोदड़ो में। अब किस क्षेत्र में की गई थी ये पूछ लिया है, तो ये की गई थी दुर्ग में। ठीक है, याद रखना है, दुर्ग इसका राइट आंसर हो जाएगा। विशाल स्नानागार को जो है हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत जो है कहा जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा। खुदाई किसने की थी इसकी? राखलदास बनर्जी ने, जो मोहनजोदड़ो है उसकी। तो राखलदास बनर्जी राइट आंसर हो जाएगा, सॉरी दुर्ग हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए अगला पेपर है ये। ठीक है, इसमें हमने टोटल 50 क्वेश्चन किए हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है, कजली या कजरी तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? कजली या कजरी तीज, तो ये ना राजस्थान में जो है, राजस्थान का जो है सांस्कृतिक उत्सव है। ठीक है, इसी कजली तीज को एक और नाम से जाना जाता है बूढ़ी तीज, बूढ़ी तीज या सतूरी तीज। ठीक है, राजस्थान के बूंदी जिले में जो है ये उत्सव बहुत प्रसिद्ध है। ठीक, तो ये इसका राइट आंसर रहेगा राजस्थान। चलिए ओके, निम्नलिखित में से कौन माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है? माइक्रो फाइनेंस, हमने ऊपर एक चीज़ पढ़ी थी, माइक्रो फाइनेंस जो वो होते हैं, माइक्रो फाइनेंस से रिलेटेड हमने वो पढ़ी थी ना किसके लिए होता है। ठीक है, तो ये लघु वित्त बैंक होता है, बिल्कुल सही है। ग्रामीण बैंक के लिए होता है, बिल्कुल सही है। वाणिज्यिक बैंक है, ये भी सही है। लेकिन IDBI ये जो है माइक्रो फाइनेंस का घटक नहीं है, तो ये नहीं होगा। ठीक है, एक्चुअल में माइक्रो फाइनेंस क्या होता है, जो गरीब आदमी होते हैं, गरीब उद्यमी होते हैं, उनके लिए जो है मतलब जो जिनके पास पैसे नहीं होते उनको ऋण देने से रिलेटेड है ये, छोटे व्यवसाय को। ठीक है, छोटे जो व्यवसाय है उनको ऋण देने से रिलेटेड है। ठीक, तो ये हो जाएगा। चलिए अगला है, झिल्ली प्रोटीन और लिपिड एवं उनकी गतिशीलता पर मौजूदा आंकड़ों की व्याख्या के लिए सिंगर और निकोलसन के तरल मोज़ेक मॉडल को आधारभूत मॉडल के रूप में कब स्वीकार किया गया था? मोज़ेक मॉडल को कब स्वीकार किया गया था? तो ये किया गया था 1972 में। ठीक
ठीक है। ओके, अगला है भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी कब की थी? तो पहली बार एशियाई खेलों की मेजबानी की थी भारत ने 1951 में नई दिल्ली में जो है पहली बार एशियाई खेलों का आयोजन जो था किया गया था। कहाँ पे किया गया था? न्यू दिल्ली में जो था इसका आयोजन किया गया था। ओके, याद रखना है इसका। और इसका जो 2022 में जो एशियन गेम हुए थे वो कहाँ पे हुए थे? चाइना में हुए थे, हांगझाओ में। कहाँ पे हुए थे? हांगझाओ में। तो याद रखना है आपको। इसका मतलब जो पिछला संस्करण था 2022-23 में वो हांगझाओ में जो था हुआ था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और डैश के बीच में लड़ी गई थी। पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी 1526 में। ये हुई थी बाबर और लोधी के बीच में। ठीक है, बाबर और लोधी के बीच में हुई थी ये। ठीक, तो याद रखना है इब्राहिम लोधी। और बाबर का युद्ध आपको पता ही है, 1527 में इन्होंने एक युद्ध लड़ा, 1528 में भी लड़ा, 29 में भी लड़ा और 30 में इसको डेथ हो गई। ठीक है, तो इसने इस तरीके से लड़े थे। और ये मैं आपको बार बार बताती हूँ कि कौन कौन से इसने युद्ध ये लड़ता गया था। खानवा का युद्ध, गग्गर का युद्ध, चंदेरी का युद्ध। ठीक है, तो खानवा चंदेरी का 28 में और 29 में आई थिंक घगरा का युद्ध था एंड देन 1530 में इसकी डेथ हो गई थी। ठीक है, ठीक है, याद रखना है 1527 में खानवा, 28 में चंदेरी, 29 में घाघरा का युद्ध। ठीक है, घग्गर कह लीजिए घग्गर का युद्ध और 1530 में इसकी डेथ। ओके, 1556 में पानीपत का दूसरा युद्ध, 1761 में पानीपत का तीसरा युद्ध। तीनों युद्ध पता होने चाहिए पानीपत के। चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो इसने पूछा है कौन सी विशेषता नहीं है। बहुमत दल का शासन ये भी है, विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता भी है, राज्यसभा का विघटन। देखिए ये नहीं है क्योंकि राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती। लोकसभा होती है, राज्यसभा एक स्थायी सदन है जो कि कभी भी विघटित नहीं होती है। तो यही जो है ये संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है। नाम मात्र और वास्तविक कार्यपालकों की उपस्थिति, ये भी पॉइंट सही है। ठीक है, चलिए अगला देखिए क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फास्टिंग फिस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा गया था? तो इस पर जो आधारित उपन्यास था ये लिखा था अनीता देसाई ने। ठीक है, देखिए अगला, एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ हैं? कितने मंदिर और मठ हैं? तो 34 मंदिर और मठ हैं एलोरा गुफाओं में। ठीक है, चलिए संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? प्रत्येक सदन के सचिवालय का जो प्रमुख होता है वो होता है महासचिव। ठीक है, चलिए हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? तो इंद्रजाल के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। अगला क्वेश्चन है, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच कोई भी विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के डैश क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनन्य मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, नेक्स्ट है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39A डैश का विचार देता है? तो 39A में क्या है? समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता। ठीक है, इसका जो है प्रावधान 39A में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा। चलिए अगला है, वॉलीबॉल के खेल में लिबेरो एक डैश होता है। लिबेरो कौन होता है वॉलीबॉल में? एक विशेषज्ञ डिफेंसिव खिलाड़ी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी थी? तो ये किस इसमें था? रोलेट एक्ट में जो था ये किया गया था। ठीक है, भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए जो थी वो दी गई थी। देखिए, स्वतंत्र मेरा जन्मसिद्ध अधिकार और मैं इसे लेकर रहूंगा, किसने यह कहा? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक ने। दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? क्या पूछा गया है कि किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? तो मयल अट्टम को ही मयूर नृत्य भी जो है कहा जाता है। कहाँ पे? साउथ इंडिया में, दक्षिण भारत में। ठीक है, ओके। मलयाट्टम की अगर हम बात करें, मयल अट्टम लिख रखा है ये, वैसे मयलाट्टम, हाँ मयलाट्टम है। मयलाट्टम जो है ये केरल और तमिलनाडु मेन ये केरल का ही लोक नृत्य है। ठीक है, तो याद रखना है क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया अट्टम वाले जितने मिलेंगे, ठीक है, अट्टम करके वो केरल के ही होंगे। चलिए
संगीतकार भजन सोपोरी डैश घराने के एक संतूर वादक थे। तो भजन सोपेरी जो थे ये सूफियाना घराने की क्या थे, एक संतूर वादक थे। ठीक है, ठीक है। इन्हें संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी दिया गया था 1992 में, सॉरी। ठीक, चलिए। आर मुथु कन्नमल को 2002 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कौन सा योगदान है निम्नलिखित में से? तो आर मुथु कन्नमल जो है ये भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली के संरक्षक हैं। तो मतलब किस डांस से संबंधित है? ये भरतनाट्यम से हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करनी है। तो कपास, चावल और बाजरा ये तो हो जाएंगे उसमें खरीफ में। चना जो है ये रबी मौसम में आ जाएगा। ठीक है। भारत में परिवहन की कौन सी प्रणाली घर घर तक सेवा प्रदान करती है? तो राइट आंसर हो जाएगा सड़क परिवहन है, जो कि घर घर तक सेवा प्रदान करती है। ठीक। भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई वरीयता के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? देखिए, कीमतों पर नियंत्रण, ये सही है। ओके, कौन सा कथन सत्य है? ये नहीं, ये कीमतों पर नियंत्रण नहीं। बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश, ये जो है सही हो जाएगा पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में। ठीक है। अगला है बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान डैश के शासनकाल के दौरान किया गया था। तो इस मस्जिद का निर्माण हुआ था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान। ठीक है। निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था? तो किसके लिए बोला इसने? चमड़ा श्रमिकों की बेहतरी के लिए। तो ये किया था गुरु घासीदास ने। ठीक है। सबसे महत्वपूर्ण जो सतनामी समूह है, इसकी स्थापना हुई थी 1820 में भारत के छत्तीसगढ़ क्षेत्र में। ठीक है। तो ये घासीदास के द्वारा जो थी शुरू की गई थी। चलिए, अगला है भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई थी? ओके, साक्षरता दर की यहाँ पे बात हो रही है। तो जैन धर्म की जो साक्षरता दर थी वो सबसे ज़्यादा थी। तो अगर भारत में बात की जाए तो जैन जो है भारत में सबसे साक्षर समुदाय है। ठीक। चलिए, धोलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित था? तो ये 3 भागों में विभाजित था। ठीक है। ओके, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे? ध्यान से पढ़िए, पहले अध्यक्ष पूछा इसने, तो वो थे सर दोराबजी टाटा। ठीक है। सर दोराबजी टाटा जो थे ये भारतीय ओलंपिक संघ के पहले वो थे। 1927 में जो था भारतीय ओलंपिक संघ, भारतीय राष्ट्रीय ओलंपिक संगठन के रूप में जो है मान्यता प्राप्त हुई थी इसको। और अभी प्रेजेंट में अगर हम बात करें तो पीटी उषा जो है वो भारतीय ओलंपिक संघ की जो है पहली महिला अध्यक्ष बनी है। पीटी उषा पहली पूछा जाए, मतलब प्रेजेंट में पूछा जाए या पहली महिला अध्यक्ष पूछा जाए तो पीटी उषा ही है। और जो पहले अध्यक्ष बने थे वो थे सर दोराबजी टाटा। ठीक है। ओके, नेक्स्ट है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्य और मातृत्व राहत के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान से संबंधित है? तो ये मैंने ऊपर बताए थे आपको। आर्टिकल 41 में तो जो कार्य वगैरह थे उससे रिलेटेड था। मातृत्व राहत जो थी ये आर्टिकल 42 में थी। 44 में हमने समान नागरिक संहिता पढ़ी थी। ठीक है। 43 में हमने लेबर से रिलेटेड पढ़ा था। ओके, तो यहाँ पे 42 सही रहेगा इसका। चलिए, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? सबसे अधिक जनसंख्या तो ये दर्ज की गई महाराष्ट्र और बिहार में। ठीक है, महाराष्ट्र और बिहार में। नेक्स्ट है कटखल, जीरी, चीरी, मोधुरा, लोंगई, सोनाई, रुकनी और सिंगला किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? ओके, याद रखने हैं ये है बराक नदी की सहायक नदी। ठीक है, कौन सी नदी की हैं? बराक नदी की सहायक नदियां ये हो जाएगी। और बराक नदी जो है ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी है। ठीक है, ये ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदी और बराक नदी की ये जो नदियां हैं ये सहायक नदी हो जाएंगी। ठीक, चलिए, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एकलव्य स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाचार्यों के लिए निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए एक संयुक्त मिशन पर एनसीईआरटी के साथ सहयोग किया है? तो ये किया है जनजातीय कार्य मंत्रालय ने। ठीक है। ओके, भंजन, अपक्षय, विघटन, वर्षा और सिली भवन प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं निम्नलिखित में से किस चट्टान के निर्माण में योगदान करती हैं? तो अवसादी चट्टानों के निर्माण जो है इनसे होता है। ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? ओजोन मतलब O3, इसका जो आणविक द्रव्यमान होता है वो होता है 48 ग्राम पर मोल।
48 ग्राम पर मोल होता है, ठीक है, तो 48 इसका रहेगा सही। 1932 में महात्मा गांधी और डैश ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। पूना पैक्ट हुआ था 1932 में, ठीक है, और ये किस किस के बीच में था? महात्मा गांधी और डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर के बीच में ये पूना पैक्ट जो था हुआ था, ठीक है। और एक और क्वेश्चन यहाँ पे ये भी पूछा गया था कि पूना पैक्ट का जो समझौता हुआ था महात्मा गांधी की तरफ से जो है किसने उस पर हस्ताक्षर किए थे? तो वो किए थे मदन मोहन मालवीय ने, ठीक है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है एग्जाम में ही, डीएसएसबी या एसएससी के एग्जाम में, तो ये मैंने करवाया हुआ आपको, मदन मोहन मालवीय ने ही किए थे साइन, ओके। उसके बाद देखिए क्वेश्चन है, रैफ्लेशिया अर्नोल्डी किस बात के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो रैफ्लेशिया अर्नोल्डी क्या है? पादप जगत में इसका सबसे बड़ा पुष्प है, ठीक। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? आरबीआई की स्थापना की बात हो रही है, तो 1 अप्रैल 1935 में जो थी भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुई थी, ठीक। 1949 में जो था इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था, ओके। नेक्स्ट है, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर है? तो ऊपर ही बता दिया था मैंने, ब्रिटेन से जो है ये ली गई है संसदीय प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी? तो 2015 में जो था प्रधानमंत्री आवास योजना, शहरी आवास योजना कह लीजिए, प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना, ये 2015 में शुरू की गई थी। 2 फीफा फुटबॉल विश्व कप के बीच के अंतराल कितना होता है? तो 4 वर्ष का होता है। मोस्टली वर्ल्ड कप्स के बीच में जो है 4 वर्ष का ही अंतराल देखने को मिलता है, तो यहाँ पे भी 4 रहेगा, ठीक है। भारत ने किस वर्ष अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर को अपनाया? तो ये अपनाया था 1992 में, ओके। ईसाई धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों के संबंध में कौन सा कथन सही है? ईस्टर यीशु मसीह के पुनरुत्थान के लिए मनाया जाने वाला दिन है, ठीक है। बाइबल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाई जाने के 3 दिन बाद वह फिर से जीवित हो गए थे, ये भी सही है। गुड फ्राइडे ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाने के दिन के लिए मनाया जाता है, तो ए, बी और सी तीनों ही सही हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? तो उच्च न्यायालय के जो सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीश होंगे उसकी उपस्थिति में शपथ लेता है, अगर मुख्य न्यायाधीश अनुपस्थित है तो, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अजीता श्रीवास्तव डैश के एक प्रसिद्ध लोक गायिका और उन्हें 2002 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। तो अजीता श्रीवास्तव जो है ये यूपी की लोक गायिका हैं, पद्मश्री से जो है इन्हें सम्मानित किया गया था 2022 में, सॉरी, ठीक है। चलिए, झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? झाली हो जाएगा हिमाचल प्रदेश का, ठीक है। नेक्स्ट है, स्वपोषी का शिथिलीकरण कर सकते हैं। स्वपोषी जो है कार्बन डाइऑक्साइड का शिथिलीकरण कर सकते हैं, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड का हो जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट है, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एक कॉर्प्स फंड है जो डैश के माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है। तो केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से होने वाली आय के माध्यम से जो है वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है। प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है? तो इसका नारा है मेरा खाता भाग्य विधाता। ये योजना कब लॉन्च की गई थी? 15 अगस्त 2014 को जो है प्रधानमंत्री जन धन योजना, मेरा खाता भाग्य विधाता या भाग्य निर्माता, ये जो है इसका अर्थ हो जाएगा, ओके। तो याद रखना आपको भाग्य विधाता। चलिए, भारतीय नदी तंत्रों के बारे में कौन सा कथन सही है पूछा है, ओके। क्या महानदी सिर्फ छत्तीसगढ़ राज्य से होकर बहती है? नहीं, बिल्कुल नहीं। गोदावरी नदी साउथ में है, हरियाणा में कहाँ गई? सोन नदी का उद्गम नो, पंजाब से नहीं होता है। यमुना नदी गंगा नदी के सहायक नदी है, सिर्फ ये पॉइंट यहाँ पे बिल्कुल सही होगा, ठीक है। प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पदीकारम मूल रूप से किस भाषा में लिखा गया था? तो शिल्पदीकारम जो था ये तमिल भाषा का महाकाव्य है, तमिल में इसको लिखा गया था, ठीक है। चलिए, मौर्य वंश की स्थापना के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? तो देखिए, नंद वंश था मौर्य वंश से पहले, उससे पहले मगध था, हर्यक वंश था, ठीक है, जिसमें बिंबिसार और अजातशत्रु है। उसके बाद नंद वंश आता है जिसकी स्थापना महापद्मानंद ने की थी, ठीक है। और जो लास्ट इसमें हुआ था वो धनानंद था, जिसे चंद्रगुप्त मौर्य ने जो था हराया था, ठीक है, चाणक्य के साथ मिलके, ठीक है। तो धनानंद इसका करेक्ट आंसर होगा।
चलिए जी, आखिरी क्वेश्चन देखते हैं फिलहाल। राम सहाय पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र से नृत्य रूप राय को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ। यह नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? कौन सी है? राय। ठीक है, तो ये मध्य प्रदेश से हो जाएगी। ओके, तो 100 क्वेश्चन हमने इसमें टोटल कर लिए हैं और ये 2023 के नवंबर के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चंस हैं। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आएगा, मैं ये नहीं कह रही कि डायरेक्ट पूछा जाएगा, बट टॉपिक आपको पता चल गया कि किन किन क्वेश्चन से क्या क्या क्वेश्चन। ठीक है, ऑप्शन से भी हमने बहुत कुछ यहाँ से सीखा है और आगे जब हम क्वेश्चन करते जाएंगे तो यही ऑप्शन बार बार जो है हमारे क्वेश्चन के रूप में आपको मिलेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।